हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का बचा हुआ पोर्शन, यानी सब्जेक्ट नॉलेज का बचा हुआ पोर्शन। इसमें हम लोग सेक्शन 2 करेंगे, जिसके तहत है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसको डे एनआरएलएम भी बोला जाता है। ये काफी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे दोस्तों का यह रिक्वेस्ट था कि सर हमें सेक्शन 3 करवाइए, लेकिन आगे के जो भी सेक्शन है हमारे सब्जेक्ट नॉलेज में, उनको समझने के लिए पहले हमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डे एनआरएलएम काफी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी से ही रहेंगे, और इसको मैंने इस तरीके से बताया है कि पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, और इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरी पूरी प्रयास है। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इसका सिलेबस। इस पे एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं। ये सेक्शन 2 है, जिसके तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम इसको कहा जाता है। इसके तहत कई सारे पोर्शन हैं। जैसे सेक्शन 2 का ए है आपका ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है और इसकी क्या गाइडिंग प्रिंसिपल है। फिर दूसरा है आपका इसकी संस्थागत संरचना, जिसके तहत हम लोग देखेंगे स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसकी कुछ की कंपोनेंट्स देखेंगे, जैसे सोशल मोबिलाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लाइवलीहुड प्रमोशन यानी कि आजीविका संवर्धन, और कन्वर्जेंस। देखिए, ये जो सीरीज मैं ला रहा हूँ मार्गदर्शक सीरीज, उसमें कई सारे क्वेश्चंस कन्वर्जेंस से रहे थे, तो यहाँ हम लोग कन्वर्जेंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। और सबसे लास्ट में है आपका वैल्यूज ऑफ एनआरएलएम, मतलब कि एनआरएलएम किस सिद्धांत पे काम करती है, वो हमें समझना यहाँ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए एक एक करके इन टॉपिक्स को हम लोग समझते हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 दीनदयाल अंत्योदय योजना, डे एनआरएलएम और डे एनयूएलएम। डे कहने का मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो इसे आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि कोई भी स्कीम को हमें समझना है तो हमें उसका हिस्ट्री जानना जरूरी है कि ये एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं ये किसका आइडिया था। तो सबसे गरीब व्यक्ति को सशक्त बनाने का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की दर्शन शास्त्र से प्रेरित है। उनकी एक आइडियोलॉजी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, उसी पे यह प्रेरित है। जिसमें क्या कहा गया था, जिसमें समाज में अंतिम व्यक्ति के उत्थान पर बल दिया गया। अंतिम व्यक्ति कहने का मतलब कि वो इंसान या उस कैटेगरी के इंसान जो सबसे गरीब है, वो हर चीज से वंचित है। तो पॉइंट नंबर 1 में हमने समझा कि यह किसके द्वारा इसका आइडिया दिया गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एक आइडियोलॉजी पे ये बेस्ड है। अब दूसरा पॉइंट में डिस्कस किया गया है कि एक्चुअली ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, किस वर्ष में। तो 1978 में एक प्रोग्राम आया था, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसको बोला जाता है IRDP। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 1978 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में जाके इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था और इसमें कई सारे चेंजेस किए गए थे। तो 1999 में इसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से जाने जाने लगा। इसको मतलब बेसिकली चेंज कर दिया गया। और उससे पहले 1997 में शहरी के लिए किया गया था। 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के नाम से इसको चेंज कर दिया गया था। तो 1978 में एक ही प्रोग्राम था शहरी और गांव के लिए। बाद में 97 और 99 में गांव और शहर के लिए अलग अलग कर दिया गया था। फिर बाद में बेसिकली 2011 और 2013 में क्या हुआ, तो 2011 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का लॉन्च किया गया था। इसका नाम बदलकर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किया गया, और 2013 में नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन इसका नाम कर दिया गया था। इसमें कई सारे चेंजेस आए थे। फिर फाइनली 2015 में ये एक ही छत के नीचे ले आया गया, अलग अलग इसको नहीं जाना जाएगा। जैसे कि इसको बोला जाने लगा उस समय से डे एनआरएलएम और एनयूएलएम। तो शहरी के लिए होता है आपका एनयूएलएम और गांव के लिए होता है एनआरएलएम, और यह 2015 में फाइनली कर दिया गया था। उसके बाद में इसमें कोई नाम में और कोई इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं हुआ। उस समय से लेके अभी तक ये ऐसे ही चलते आ रहा। तो अगर ये लिखा रहता है आपका DAY, उसके आगे एनआरएलएम अगर लिखा हुआ है तो वह है आपका ग्रामीण विकास से रिलेटेड, और अगर यू लिखा हुआ है एनयूएलएम तो वह है शहरी विकास से रिलेटेड। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इसको कब लॉन्च किया गया था और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो एनआरएलएम लॉन्च किया गया था जून 2011 में, लेकिन फाइनली ये 2015 में इसको रीस्ट्रक्चर कर दिया गया था। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो अगर ग्रामीण विकास की बात करें, एनआरएलएम की बात करें, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और अगर हम लोग एनयूएलएम की बात करें, यानी कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो हमें बेसिकली पढ़ना है एनआरएलएम के बारे में, लेकिन एनयूएलएम के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। इसका लक्षित समूह कौन सा होता है, मतलब किस ग्रुप को ये टारगेट करता है, तो ग्रामीण गरीब परिवार, मुख्यतः महिलाओं को ये टारगेट करता है। और शहरी वाले किसको करते हैं, तो शहरी गरीब, फेरी वाले, बेघर, भिखारी और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार को ये टारगेट करती है।
और सबसे लास्ट में किस कैसे वर्ग को, तो कमजोर वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिला मुखिया परिवार। महिला मुखिया परिवार से संदर्भ है कि एक ऐसी फैमिली जिसका हेड एक महिला है। तो देखिए शहर में ये आम बात होती है लेकिन गांव में ये आम बात नहीं है। जो समाज है वह पुरुष प्रधान समाज है। महिलाएं सिर्फ उसी घर की हेड होती हैं जिनके पुरुष की या तो डेथ हो गई है या फिर वह किसी बीमारी से ग्रस्त है। तो वो बेसिकली गरीब परिवार से ही बिलोंग करते हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती। अब इसके कुछ घटक हैं, तो घटक दोनों का अलग अलग हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं डे एनआरएलएम यानी कि ग्रामीण विकास से रिलेटेड। तो इसमें क्या क्या घटक होते हैं? सबसे पहले स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएसजी का गठन और क्षमता निर्माण। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स दिया गया है, उसे एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो ग्रामीण गरीब महिलाओं को संगठित कर स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, उनका प्रबंधन क्षमता यानी कि स्किल मैनेजमेंट सिखाया जाता है, उनको नेतृत्व कौशल यानी कि लीडरशिप स्किल उसको सिखाए जाते हैं ताकि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बन सके। तो उनको एक ग्रुप के अंतर्गत फॉर्म कर दिया जाता है, मतलब ले आया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है। फिर उसके बाद उन्हें अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग प्रोवाइड किए जाते हैं, उनका स्किल को अपलिफ्ट किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके इकोनॉमिकली और सोशली। दूसरा क्या है? वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो गरीब परिवारों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आसानी और सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। देखिए पहले उनके साथ क्या स्थिति था, जो गरीब परिवार होते हैं बैंक से उनको लोन इसलिए नहीं मिल पाता था क्योंकि बैंक में बहुत पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है। बहुत सारे वो पेपर मांगते हैं कि आपका आईटीआर चाहिए, अगर आपको लोन चाहिए। तो गरीब इंसान कहाँ से जा पाएंगे, वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। लेकिन एनआरएलएम क्या कर रही है, जो संस्था है आपका बीआरएलपीएस, उसके तहत उससे जब आप लोग जुड़ते हैं या एसएसजी फॉर्म होता है, वो एक फॉर्मल बॉडी बन जाती है। उसके बाद उनको बैंक से जोड़ दिया जाता है, उनका अकाउंट ओपन करवाया जाता है और उसके तहत उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। इससे पहले वो लोग क्या साहूकारों पर ही डिपेंडेंट रहते थे। तो साहूकार किस तरीके से शोषण करते हैं आपको पता ही है। इंटरेस्ट रेट एक तो हद से ज़्यादा लेते हैं और उस पर से अगर किसी तरीके वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, यूजुअली यही होता है, पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जो भी संपत्ति होती है थोड़ी बहुत, वो भी उनके हाथ से चला जाता है। अब तीसरा क्या है, उसके क्या कंपोनेंट है आपका एनआरएलएम का? तो कौशल विकास और रोजगार यानी कि स्किल डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट। उसके लिए एक स्कीम है, डेडिकेटेड स्कीम है, DDU-GKY यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसके तहत युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में यानी कि विभिन्न क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार और प्लेसमेंट में मदद की जाती है। प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे पढ़ाई होने के बाद आपको नौकरी की तलाश करनी होगी। तो कॉलेज क्या करती है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो कंपनीज को डायरेक्टली कॉलेज में ही इनवाइट करती है कि आप यहीं से आइए, हमारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लीजिए। तो वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है कि आप इधर उधर धक्के ना खाइए। ये फाइनली लास्ट ईयर में जब आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला रहता है। लेकिन ये तो हुई एजुकेशन की बात। यहाँ पे जब स्किल सिखाया जा रहा है तो उसके अंतर्गत क्या है कि नौकरी लगवाने का भी व्यवस्था यही लोग करते हैं, DDU-GKY के अंतर्गत ही। उसके बाद और कौन सा कंपोनेंट है, तो आजीविका संवर्धन यानी कि लाइवलीहुड को प्रमोट किया जाता है। किस क्षेत्र में? तो कृषि और गैर कृषि क्षेत्र दोनों में। कृषि क्षेत्र में जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, और गैर कृषि क्षेत्र में जैसे हस्तशिल्प हो गया, लघु उद्योग, सेवा क्षेत्र, इन सब में सतत आय। सतत आय कहने का मतलब कि एक ऐसी आय जो टिकी रहे। ऐसा नहीं कि आज हमने उनका स्थिति ठीक कर दिया, एक दिन वो कमा लिया और फिर अगले दिन वही स्थिति पे आ गए। इससे क्या होगा, सतत आय के अवसर उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। उद्देश्य है कि ग्रामीण गरीबी की स्थायी आय बढ़े और गरीबी का चक्र टूटे। तो गरीबी का चक्र कहने का मतलब उन कैसे टूटेगा कि उनकी जो आय है हम लोग स्थिर कर देंगे, मतलब वो सतत नेचर का होगा, हमेशा वो बना रहेगा। तो जाहिर सा बात है उनके लाइफ में गरीबी नहीं आएगी, धीरे धीरे उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि एनआरएलएम ने आपको जॉब दे दिया, आप काम करो ही नहीं और वो सीधे आपके पैसे मिलने लगेंगे। ऐसा नहीं है, सिर्फ जॉब ही नहीं देती, अगर वो लोन भी प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिए मेहनत तो आपको करना होगा। लेकिन ये सिर्फ रास्ता बताती है, उसमें सपोर्ट करती है, बाकी करना तो सब कुछ आपको है। और अगला कौन सा कंपोनेंट है एनआरएलएम की, तो सामुदायिक संस्थाएं यानी कि कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। बहुत लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता है, तो चलिए यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले होता है आपका ग्राम संगठन यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो एसएसजी को जोड़कर गांव स्तर पर मजबूत संगठन बनाए जाते हैं। एसएसजी क्या हुआ, छोटा लेवल पे हो गया जिसमें 15 से 20 महिलाएं होती हैं और बहुत सारे एसएसजी मिलके एक वीओ का निर्माण करते हैं, वो ग्राम स्तर पे होता है। और बहुत सारे वीओ मिलके एक क्लस्टर का निर्माण करते हैं, तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन जिसको बोला जाता है, CLF। कई गांव संगठन यानी कि कई विलेज ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर ब्लॉक या फिर क्लस्टर स्तर का संगठन बनाए जाते हैं।
इनका काम क्या होता है? तो ये संस्थाएं निर्णय लेने, योजना बनाने और संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए धीरे धीरे इन सब चीज को समझते हैं। अब दूसरा पॉइंट है आपका NULM यानी कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के बारे में हम लोग कुछ इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं, इसके क्या घटक होते हैं। तो यह स्वरोजगार कार्यक्रम, देखिए शहर में क्या होता है, वहां पे लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब कि बिजनेस वगैरह पे ज्यादा। शहर में कृषि क्षेत्र का कोई योगदान नहीं है, वहां पे जमीन ही नहीं है कृषि करने के लिए, तो कहाँ से उस पर फोकस किया जाएगा? तो जिस क्षेत्र वहाँ, जो भी क्षेत्र वहां पे प्रचलित है उस पर फोकस किया जाता है। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, शहरी गरीबों को बैंकों से ऋण, बैंक लिंक लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वह स्वरोजगार शुरू करने में मदद उनको मिल सके। जैसे कोई छोटा लेवल का ही काम करना है, गरीब है, छोटा लेवल का ही वो काम करेंगे, ठेला लगाएंगे या फिर किसी तरीके का कोई कार्ट वार्ट ओपन करेंगे, उसके लिए उनको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है इस स्कीम के तहत। दूसरा क्या है आपका? कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार। तो उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है किस तरीके से? स्किल ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के जरिए। शहरी युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार और प्लेसमेंट उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे स्थायी आजीविका कमा सके। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही हेल्प करते हैं, बाकी वो स्किल भी डेवलप करते हैं ताकि उनको नौकरी मिल सके। तो नौकरी उसी लेवल की होती है, ऐसा नहीं कि अब NRLM के तहत आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम सिखाया जाएगा, वो वैसी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके लिए बीटेक और कंप्यूटर साइंस से आप इंजीनियरिंग करना होगा। तीसरा कौन सा कंपोनेंट है? तो शहरी पथ विक्रेता सहायता यानी कि सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स। ये एक क्या है? एक सपोर्ट प्रोग्राम है जिसके तहत शहरों में छोटे ठेले, खोमचे या पटरी पर व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान ID कार्ड दिया जाता है। जैसे ये ID कार्ड देने का मतलब ये है कि जैसे आप शहर में देखते होंगे कि बहुत जगह पे, अनवांटेड जगह पे लोग ठेला लगा देते हैं, वहाँ पे अपना ये सामान वगैरह बेचने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, कई बार इंक्रोचमेंट का इशू हो जाता है कि रोड, सड़कें जो हैं वो छोटी हो जाती है, क्योंकि ठेला और खोमचे से वो रोड जो है पूरा कैप्चर हो गया, तो ट्रैफिक में कई बार प्रॉब्लम होती है। तो नगर निगम इस केस में क्या करती है, आती है और उनका ठेला वेला जब्त कर लेती है और उन पे फाइन भी करती है। तो सरकार ने क्या किया है शहरी क्षेत्र में कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक वेंडिंग जोन बना दिया है जहां पे वो लोग अपना दुकान बकायदा लगा सकते हैं और उस पे इंक्रोचमेंट यानी कि प्रशासन भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास एक लाइसेंस होता है जो ID कार्ड के रूप में दिया जाता है। उनके लिए निर्धारित वेंडिंग जोन्स बनाए जाते हैं। वेंडिंग जोन्स ऐसे जगह होते हैं जहां पे आप बिना रोक टोक के, कुछ सर्टन फी होता है उसका आप पे करिएगा और वहां पे आप ठेला कोमचा लगा सकते हैं। इससे वे बिना उत्पीड़न और असुरक्षा के काम कर सकते हैं। ये भी एक सपोर्ट है शहर के क्षेत्र में। शहरी बेघरों के लिए आश्रय, शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस, तो उनको घर भी प्रदान किया जाता है। अब घर बंगला नहीं दिया जाता, लेकिन उनके हिसाब से एक आश्रय प्रदान किया जाता है। शहरों में रहने वाले बेघर लोग, होमलेस लोग जो होते हैं, उनके लिए स्थायी आश्रय गृह, शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं। इन आश्रयों में भोजन, स्नान घर, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत जो सुविधाएं होती है वह वहां पे अवेलेबल रहती है। अब अगला कंपोनेंट कौन सा है NULM के अंतर्गत? तो सामाजिक संवहन और संस्थागत विकास यानी कि सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि शहरी गरीबों को संगठित कर स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, अर्बन SSG जिसको बोला जाता है। इन समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है और निर्णय लेने की क्षमता दी जाती है। इसमें गरीबों को सामूहिक शक्ति और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ता है इन सब चीजों से। तो SSG जो है बेसिकली ज्यादातर काम करती है रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में बहुत लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है कि ये लोग जो है, गरीब लोग मोबिलाइज हों और SSG का फॉर्मेशन कर सके। अब आइए देखते हैं NRLM का लाभ क्या है। NRLM या फिर NULM का लाभ क्या है? तो गरीब परिवारों को ऋण व आजीविका सहायता प्राप्त होती है। उनको अगर लोन मिल जाता है बहुत ही इजीली और कम इंटरेस्ट रेट पे, तो जाहिर सा बात है उनकी आजीविका जो है सुधरेगी ही और उसमें किसी न किसी तरीके की हेल्प उसमें मिलेगी ही। दूसरा क्या है? महिला SSG को घूम निधि यानी कि रिवॉल्विंग फंड बोला जाता है उसको, वह बैंक से जोड़ने का लाभ होता है। रिवॉल्विंग फंड क्या होता है? एक तरीके का फंड होता है NRLM के अंतर्गत जो VO प्रदान करती है SSG को। ये एक तरीके की प्रोत्साहन राशि होती है। यूजुअली 15 से 20,000 इसका ये रहता है, अमाउंट रहता है, लेकिन अभी के टाइम में 1-2 साल से लगभग 30,000 प्रदान किया जा रहा है पर SSG। 30,000 की एक तरीके की प्रोत्साहन राशि होती है। ये रिवॉल्विंग फंड देने का बेसिकली उद्देश्य क्या है? तो SSG का फॉर्मेशन किस बेसिस पे किया जाता है? महिलाओं को बोला जाता है कि आप लोग एक ग्रुप बनाइए और कुछ पैसे आप लोग इकट्ठा करिए और जब वो पैसे जमे हो जाएंगे तो उससे आप लोग इंटरलोनिंग कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे की मदद कर सकते हैं लोन देके। तो ये चीज देखिए बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता, शुरू में थियोरेटिकल लगेगा, खास करके वैसे लोगों को जिनका पढ़ाई लिखाई से या फिर एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग क्या बोलेंगे कि अरे भैया हम लोग ने ग्रुप तो बना लिया है, पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन वो इतना फंड हमारा इकट्ठा नहीं हुआ कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सके।
तो एनआरएलएम ने क्या किया कि एक प्रोत्साहन राशि के रूप में एक सर्टेन अमाउंट उन्हें प्रदान कर दिया जाता है, 15 से 20 हज़ार। तो ये 15 से 20 हज़ार वो लोग क्या करते हैं, आपस में ही लोन वो लोग बांटते हैं आपसी सहमति से। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान उसको लेके रख लेता है, आपस में ही एक दूसरे के साथ लोन बांटते हैं। जैसा उनका ये रहता विचार होता है उस हिसाब से कि किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और यह पैसा उनको वापस करना होता है एसएसजी को, लेकिन बहुत ही मिनिमल इंटरेस्ट रेट पे। तो इससे क्या हो गया, उनको पता चल गया कि अच्छा भैया एसएसजी में हमने जोड़ने का क्या फ़ायदा है कि हमें पैसा मिलता है, और हम लोग पैसा बहुत कम ही इंटरेस्ट रेट पे 1% होता है ऐसा, 1% पे वो पैसा हम लोग को ये मिल रहा है और वो वापस करना। तो एक तरीके से उनको प्रोत्साहन मिल जाता है। तीसरा क्या है, कौशल प्रशिक्षण से मजदूरी आधारित और स्वरोजगार में मदद मिलती है। तो उनको ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाता है, और उससे क्या होता है उनका जो मजदूरी है, मतलब कि वेज एम्प्लॉयमेंट है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है कि अच्छा उनको नौकरी मिले, अच्छा तरीके का काम मिले। और स्वरोजगार यानी कि अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ करना चाहते हैं किसी तरीके का बिजनेस, तो उसमें भी उनको मदद मिलती है क्योंकि अब वो ट्रेंड हो चुके हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला लाभ, तो फेरी वाले और शहरी गरीबों को सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सुधार। सामाजिक सुरक्षा कहने का मतलब कि जब उनको सपोर्ट मिल गया है, बैंक की तरफ से पैसा मिल गया है, सरकार उनको अलग अलग तरीके की सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो जाहिर सा बात है उनका थोड़ा सा जो स्थिति है पहले से ठीक होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज वो बिजनेस चला रहे हैं और कल बंद हो जाए, लेकिन अब जब उनको सपोर्ट मिल गया तो वो उनकी जो बिजनेस है वो टिकी रहेगी क्योंकि सपोर्ट उनको मिल गया, और आजीविका में सुधार तो होना ही है। और सबसे लास्ट में है, सामुदायिक संस्थाएं योजना की स्थिरता सुनिश्चित करती है। तो जो भी सामुदायिक संस्थाएं होती है, जैसे कि आपका एसएसजी हो गया, वीओ हो गया, या फिर सीएलएफ हो गया, उसमें क्या है, जो भी स्कीम्स वगैरह होती हैं उसकी स्थिरता ये लोग बरकरार रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो स्कीम आया और वो खत्म हो जाता है, ये लोग हर लेवल पे उसको मेंटेन करके रखते हैं। अब इसका महत्व क्या है एनआरएलएम का, तो यह भारत का सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन मिशन है जो ग्रामीण और शहरी गरीब दोनों को कवर करती है। ये सिर्फ एनआरएलएम का नहीं है, बल्कि मैं बता रहा हूँ डे एनआरएलएम और एनयूएलएम यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना का यह महत्व है। दूसरा महत्व देखते हैं हम लोग दीनदयाल अंत्योदय योजना का, तो महिलाओं के एसएसजी 8 करोड़ से अधिक महिलाएं संगठित हो चुकी हैं और उनके माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये चीज महिला सशक्तिकरण को भी इम्प्रूव कर रहा है। तीसरा महत्व क्या है, तो समावेशी विकास, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहन मिल रही है। जैसे समावेशी विकास मतलब कि सबका विकास इसमें हो रहा है, कोई किसी एक वर्ग को ये टारगेट नहीं कर रहे हैं बल्कि सभी वर्ग को ये टारगेट कर रहे हैं और उसमें उनका समग्र विकास हो रहा है। वित्तीय साक्षरता, अगर बैंक से वो महिलाएं जुड़ गई हैं या फिर वे लोग जुड़ गए हैं जो कभी बैंक जाने से कतराते थे, तो जाहिर सा बात है उनको वित्तीय साक्षरता आएगी और इससे सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। ये क्या करते हैं, सतत विकास लक्ष्यों जो जिसको बोला जाता है एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता और सम्मानजनक कार्य में ये योगदान प्रदान करती है। धीरे धीरे इन सब में स्थिति ठीक होते जा रही है। तो अभी तक हमने देखा दीनदयाल अंत्योदय योजना का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से एक्चुअल स्टार्ट होता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनआरएलएम, यानी कि एनआरएलएम के क्या उद्देश्य है, जैसा हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो इसके अंतर्गत कई उद्देश्य हैं। सबसे पहला है आपका पोवर्टी रिडक्शन यानी कि गरीबी उन्मूलन। तो गरीबी में कमी लाना, ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार व कुशल मजदूरी के अवसर देकर उनकी गरीबी को स्थायी रूप से कम करना है। यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन मतलब कि सार्वभौमिक सामाजिक संगठन, हर गरीब परिवार विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह एसएचजी और उनके संघों जैसे कि ग्राम हो गया, ब्लॉक हो गया और जिला स्तर से जोड़ना, ये हो गया यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन। तीसरा क्या है, वित्तीय समावेशन यानी कि गरीबों को बैंकिंग सेवाएं, ऋण, बीमा तक आसान और सस्ती पहुंच दिलाना ताकि वे साहूकारों पर निर्भर न रह सके। देखिए, अगर हम लोग बैंक से जोड़ देते हैं किसी इंसान को तो जाहिर सा बात है कि वह साहूकार पे तो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो उसके जरिए क्या हो रहा है, वित्तीय समावेशन का जो हमारा उद्देश्य है वह पूरा हो रहा है। यहाँ पे लाइवलीहुड प्रमोशन कहने का मतलब जीविका संवर्धन, तो विविध और टिकाऊ आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन, छोटे व्यापार और गैर कृषि गतिविधियां। तो ये हमने सेक्शन 1 में ही पढ़ा था कि गैर कृषि गतिविधियां कौन कौन सी होती है। आपका मत्स्य पालन हो गया, हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी हो गया, सेरिकल्चर, कुटीर उद्योग वगैरह, ये सब गैर कृषि गतिविधियां में आते हैं। अगला उद्देश्य क्या है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट यानी कि क्षमता निर्माण और कौशल विकास। तो ग्रामीण गरीबों को प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट कहने का मतलब कि किसी उन लोगों को उस जगह पे ले जाया जाता है जहां एक्चुअली काम हो रहा है। जैसे मनरेगा के अंतर्गत अगर कहीं पे काम हो रहा है तो उनको पता नहीं होगा कि हाँ भैया हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो एक होता है थियोरेटिकल नॉलेज और एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज
को ही हम लोग एक्सपोजर विजिट बोलते हैं, कि जहाँ पे एक्चुअली काम हो रहा है वहां पे जाके आप देखिए, और इन सब से सहयोग देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा और कौशल भी बढ़ेगा। अब अगला उद्देश्य देखते हैं, कन्वर्जेंस विद अदर स्कीम, यानी कि अन्य योजनाओं के समन्वय। एनआरएलएम को अन्य सरकारी कार्यक्रम जैसे कि मनरेगा हो गया, स्किल इंडिया, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाएं से जोड़ना, ताकि अधिक लाभ मिल सके। तो एक जगह को अगर हमें ओवरऑल डेवलप करना है तो हम लोग सिर्फ एक फैसिलिटी थोड़ी प्रोवाइड करेंगे, वहां पे हम लोग सिर्फ रोजगार थोड़ी देंगे, वहां पे हम लोग स्किल भी डेवलप करेंगे, वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं भी सुनिश्चित करेंगे, अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, शिक्षा योजनाएं भी वहां पे लाएंगे ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ सके। तो उस जगह की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगी, और ये सब स्कीम हमेशा चलते रहते हैं। तो एनआरएलएम यही कोशिश करती है कि उनको एक साथ लाके उस जगह पे इम्प्लीमेंट किया जाए, यही होता है कन्वर्जेंस। अब अगला उद्देश्य देखते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण। तो महिलाओं को केंद्र में रखकर उनकी निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व और सामाजिक मान्यता को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। महिलाओं को इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। ये एसएसजी जो है ये पूरा पूरी महिलाएं पे ही बेस्ड है, इसमें जेंट्स का कहीं भी कोई रोल नहीं होता। जितने भी मेंबर्स होते हैं सिर्फ महिलाएं ही होती हैं, गरीब महिलाएं। तो एसएसजी हो गया या फिर वीओ हो गया या फिर सीएलएफ, ये सभी में महिलाएं होती हैं। ऐसा कोई, ये एसएसजी, कई सारे एसएसजी मिलके ही एक वीओ बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से बॉडी आती है। तो हर जगह वही महिलाएं हैं, उनका बस एक सामूहिक ग्रुप जो होता है उसको बोला जाता है वीओ, और बहुत सारे वीओ मिलके फिर फाइनली सीएलएफ का निर्माण करते हैं, और हर लेवल पे एक हेड होता है, वो भी इन्हीं में से। जैसे कि अगर 15 से 20 मेंबर्स एक एसएसजी में है तो उनमें 3 बेसिकली एक पद होता है, एक अध्यक्ष का, एक कोषाध्यक्ष का और एक सचिव का। तो उसी तरीके से कई सारे हो गए। फिर विलेज ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड होगा, उसके अध्यक्ष होंगे और उसके सचिव होंगे। ठीक उसी तरीके से आपका सीएलएफ में भी हेड ही होते हैं एक। तो ये सब इन्हीं लोग में से होते हैं, तो उनको केंद्र में रखा जाता है। तो उससे क्या फायदा उनको मिल रहा है कि निर्णय लेने की क्षमता उनकी बढ़ रही है, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है और सामाजिक मान्यता बढ़ रही है, मतलब कि सोशल स्टेटस उनका बढ़ रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका बूस्टअप हो रहा है। और सबसे लास्ट में क्या उद्देश्य है, तो सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशन फॉर द पुअर, यानी कि टिकाऊ सामुदायिक संस्थान बनाना। जैसे कि आपका स्वयं सहायता समूह हो गया, इसको टिकाऊ बनाना होता है। ऐसा नहीं कि ये आज फॉर्म हुआ और कल टूट गए जाए, ये बहुत ही ज्यादा इस पे एम्फेसाइज किया जाता है कि एसएसजी जल्दी टूटे नहीं। ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तर महासंघ जैसी संस्थाएं बनाना जो सरकारी मदद के बिना भी लंबे समय तक काम कर सके। तो इनको इस तरीके से डेवलप किया जाता है, इस तरीके से इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है कि ये सिर्फ सरकार पे ही डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ये अपने से भी सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा सेक्शन 2 का ए। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 2 का बी, यानी कि इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ एनआरएलएम, संस्थागत ढांचा। तो एनआरएलएम का संस्थागत ढांचा बेसिकली 4 स्तरों पर काम करता है। सबसे पहला है नेशनल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, तीसरा डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल, और चौथा है आपका कम्युनिटी लेवल। एक एक करके इनको समझते हैं। नेशनल लेवल पे कौन सी बॉडी होती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी मुख्य जिम्मेदारी संभालता है। यह मिशन के लिए नीतिगत दिशा निर्देश, वित्तीय सहयोग और निगरानी प्रदान करता है। ये बेसिकली है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम, इसीलिए यह सबसे पहला बॉडी होता है। इसके तहत एक यूनिट होती है NMMU, यानी कि नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट। ये क्या करती है, राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई बनाई गई है जिसमें आजीविका, क्षमता निर्माण, वित्त, निगरानी और मूल्यांकन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ये नेशनल लेवल की एक बॉडी हो गई। दूसरा होता है आपका स्टेट लेवल पे, तो हर राज्य में एक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि SRLM बनाया गया है, और इस SRLM के अंतर्गत एक इकाई होती है राज्य मिशन प्रबंधन इकाई, जिसको बोला जाता है SMMU। इसका काम होता है नेतृत्व, राज्य मिशन निर्देशक करते हैं ये। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ये SSMU क्या करती है, तो SSMU की भूमिका होती है राष्ट्रीय स्तर से समन्वय, यानी कि NMMU से ये समन्वय करती है, योजना बनाती है, फंड का प्रबंधन करती है, प्रशिक्षण प्रदान करती है और राज्य में मिशन का क्रियान्वयन यह करती है। तो जिस राज्य में भी होना है उस राज्य का एक बॉडी होता है SRLM। जैसे बिहार में आपका BRLPS है, किसी और स्टेट में होगा उसका एक अलग नाम होगा। फिर उससे नीचे होती है आपका डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे, तो ये जिला स्तर पर जिला मिशन प्रबंधन इकाई यानी DMMU, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट जिसको बोला जाता है, इसका नेतृत्व जिला परियोजना प्रबंधक करते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर करते हैं। इस लेवल पे ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक परियोजना कार्यान्वयन इकाई BPIU होती है, यानी कि ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट, जिसका नेतृत्व ब्लॉक मिशन प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। तो आप लोग ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की रिक्रूटमेंट इसी लेवल पे होगी, ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट पे ही। मैदानी स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन, मैदानी स्तर कहने का मतलब कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल जहाँ पे ये स्कीम जो है इंप्लीमेंट होगा फाइनली, अब उसके आगे नहीं जाएगा,
वो हुआ मैदानी स्तर। तो उन स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन, एसएसजी सदस्यों का प्रशिक्षण, एसएसजी बैंक लिंकिंग की निगरानी और आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये ब्लॉक स्तर का काम होता है, ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का। और सबसे लास्ट में है आपका कम्युनिटी लेवल। तो कम्युनिटी लेवल में कई सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं। समुदाय के स्तर पर सामुदायिक आधारित संगठन, जैसे सीबीओ बोला जाता है जिसको, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। एनआरएलएम की ये रीढ़ है। एनआरएलएम कम्युनिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे ही काम कर रही है। ये गरीबों द्वारा गरीबों के लिए बनाई गई संस्थाएं हैं। मुख्य संस्थाएं इसमें कौन कौन सी होती हैं, जैसे सीबीओ में बेसिकली क्या होता है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में सीएलएफ हो गया, वीओ हो गया और एसएसजी। तो ये गरीबों के द्वारा ही बनाया जाता है और गरीबों के लिए ही है। इसमें सबसे पहला होता है आपका एसएसजी, दूसरा होता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो एसएसजी में देखते हैं ये एक छोटा ग्रुप होता है जिसमें यूजुअली 10 से 15 गरीब महिलाएं होती हैं और इनका ये समूह होता है जो बचत करती हैं, ऋण और आपसी सहयोग के लिए ये बनाया जाता है। दूसरा है आपका विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी ग्राम संगठन इसको बोलते हैं। तो गांव स्तर पर एसएसजी का एक संघ होता है जो क्षमता निर्माण, आपसी ऋण यानी इंटरलोनिंग उसको बोलते हैं और निगरानी करता है। निगरानी किसकी करेगा, तो इसके नीचे की बॉडी की यानी एसएसजी की निगरानी वीओ करती है हमेशा। इसके ऊपर कौन सा है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो ये ब्लॉक या क्लस्टर स्तर पर कई वीओ का महासंघ होता है। कई सारे वीओ मिलके इसको बनाते हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन को, जो वित्तीय मजबूती, सामूहिक सौदेबाजी और आजीविका संवर्धन में मदद करती है। अब आइए इसको एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर जो है एनआरएलएम का 4 स्टेजेस में होता है। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे। नेशनल लेवल पे होता है आपका एनएमएमयू यानी नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट। स्टेट लेवल पे होता है स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है आपका डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट और ब्लॉक लेवल पे होता है ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट। और सबसे लास्ट में कम्युनिटी बेस्ड पे होता है आपका 3 एसएसजी, वीओ और सीएलएफ। हर लेवल का अपना एक रोल है जो उनको अदा करना है और उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसमें महिला जो है सबसे ज्यादा महिलाओं पे ही फोकस किया गया है, क्योंकि जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है यानी कि एसएसजी, वीओ और सीएलएफ, उनमें महिलाओं का ही रोल पूरी है, जेंट्स का उसमें कोई रोल नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला सेक्शन है कि कंपोनेंट्स ऑफ डे एनआरएलएम यानी कि डे एनआरएलएम के मुख्य घटक। तो ये चीज हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, लेकिन उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था थोड़ा सा। यहाँ थोड़ा एक्सपेंडेड वर्जन इसका हम लोग देखेंगे थोड़े डिटेल में। सबसे पहला है इसका क्या घटक है, तो सोशल मोबिलाइजेशन और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। किसका, डे एनआरएलएम का। तो एनआरएलएम का पहला कदम ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना है। उसके बाद जागरूकता अभियान, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और सहभागिता प्रक्रियाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को लामबंद किया जाता है, यानी कि उनको मोबिलाइज किया जाता है। सबसे पहले हमने ग्रामीण गरीबों को, खास करके महिलाओं को, उनको एक ग्रुप में हमने जोड़ दिया। उसके बाद जागरूकता अभियान यानी कि अवेयरनेस कैंपेन्स, किसी तरीके का कोई जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करवाते हैं, क्षमता निर्माण करवाते हैं, इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, कहने का मतलब कि अगर वो खुद ही इस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कोई फोर्स नहीं किया जाता, वो खुद अपने मर्जी से उस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनके सामने उस स्कीम को, उसके बारे में ऐसा फायदा बताया जाता है कि वह खुद इंटरेस्ट लेके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन सब प्रक्रियाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को मोबिलाइज यानी कि एक जगह एकत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है कि गरीबों को सामूहिक आवाज और सौदेबाजी की शक्ति मिल सके। इस पॉइंट को समझिएगा। जैसे कि अगर किसी एक इंसान, अगर वो किसी जगह जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो अगर वो एक इंसान अगर बार्गेनिंग करता है तब वह इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। लेकिन उसी जगह जाके 10 महिलाएं या 10 लोग जाके बोलते हैं, बार्गेन करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, तब उस बात का थोड़ा इंपॉर्टेंस पड़ेगा, वहां पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सामूहिक आवाज बनता है, कलेक्टिव वॉइस बनता है और सौदेबाजी की शक्ति भी इसमें मिलती है। एसएसजी को आगे ग्राम संगठन यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन और फिर क्लस्टर लेवल फेडरेशन से जोड़ा जाता है ताकि प्रभाव और बढ़ सके। तो देखिए, सरकार के सामने अगर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसएसजी जाती है तो बहुत ज्यादा उसके प्रॉब्लम्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वही विलेज ऑर्गेनाइजेशन जाएगी तो सोचिए कि एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन में 15 से 20 एसएसजी होते हैं, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट बढ़ेगा। और विलेज ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगर सीएलएफ जाता है तो उसमें सोचिए कितने लोग हो गए। एक सीएलएफ में कई सारे वीओ होते हैं यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे एसएसजी होते हैं। तो ये सब सामूहिक रूप से मिलके सीएलएफ कहलाते हैं। सीएलएफ किसी बात को अगर उठाएगी तो जाहिर सा बात है कि उस बात का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा क्या इसका घटक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन।
तो एनआरएलएम का मुख्य लक्ष्य यह है कि एसएचजी को बैंक जैसी औपचारिक वित्तीय संस्थानों से सुलभ और सस्ता ऋण आसानी से मिले। तो ये वित्तीय समावेशन इसी तरीके से सुनिश्चित हो सकता है जैसे कि हमने 2016 में देखा था। ये जो जनधन योजना ओपन किया गया था 2016 या 2014 में, उसके तहत क्या किया गया था, बोला गया था कि आप जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन करिए। उसका उद्देश्य क्या था कि जो भी स्कीम्स के पैसे होते हैं वो डायरेक्ट उस यूजर के ही अकाउंट में जाए। वो पहले क्या होता था कि मुखिया के पास जाता था और मुखिया क्या है कि कुछ सर्टन परसेंटेज उसका रख लेता था, लेकिन अब डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है उसी के अकाउंट में जाता है जनधन अकाउंट के माध्यम से। तो इसको बोला जाता है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो ये एक वित्तीय समावेशन का ही उद्देश्य है उसमें। दूसरा क्या है, महिला एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड दिए जाते हैं ताकि उनकी तत्कालिक जरूरतें पूरी हो सके। रिवॉल्विंग फंड जैसे स्टार्टिंग में मैंने समझाया था, ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन होती है, पर एसएचजी ये कुछ फंड देती है 15 से 20 हजार रुपए। और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है ये सीएलएफ द्वारा प्रदान किया जाता है हर एक एसएचजी को। दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं, ये आगे के चैप्टर में हम लोग देखेंगे, लेकिन ये एक तरीके का ऐसा फंड होता है जो कहीं बाहर से नहीं आता बल्कि आपका सीएलएफ द्वारा एसएचजी को दिया जाता है। और दूसरा रिवॉल्विंग फंड जो है वो सीएलएफ के माध्यम से आता है वीओ के पास और वीओ देता है एसएचजी को। तीसरा क्या है, वित्तीय साक्षरता, नियमित बचत और बैंकों से ऋण संबंध लिंक पर जोर दिया जाता है। तो वित्तीय साक्षरता कैसे होगी, जब आप बैंक से जोड़ दिए जाइएगा तो वहां जाहिर सा बात है बैंक में पेपर वर्क वगैरह कुछ करने जाइएगा, पैसे वैसे वहां जमा करिएगा, तो आप थोड़ा सा साक्षर हो जाइएगा फाइनेंशियल मैटर्स में। नियमित बचत की एक आदत बन जाती है। सेविंग्स का अगर आप जीविका में नहीं भी हैं, एनआरएल एसएचजी के मेंबर नहीं भी हैं, तो आपको आदत बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ समय तक पैसे सेव किए हैं और ये आपका एक लाइफ बन जाता है। और बैंकों से लोन लेने पर जोर दिया जाता है इसमें, खास करके कहीं इधर उधर से आप लोन ना लीजिए, बैंक से ही लोन लीजिए, इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ब्याज पर सबवेंशन छूट देकर एसएचजी को कम ब्याज दर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो जो भी ब्याज होता है, जैसे ऐसा नहीं है कि वो ब्याज यूजुअली क्या होता है 7 से 8% होता है, लेकिन एनआरएलएम के तहत एक तरीके का छूट दिया जाता है जिसको बोला जाता है सबवेंशन इंटरेस्ट। ये कम कर दिया जाता है उसमें, जो 7% के बजाय वो 2% या 3% होता है। लेकिन इंटर लोनिंग जो ये आपस में करते हैं वो हमेशा 1% पे होता है, लेकिन बैंक जो प्रोवाइड करती है उस पर इंटरेस्ट मार्केट रेट से तो बहुत ज्यादा कम होता है। तो इससे क्या होता है, एसएचजी को कम ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड किया जाता है। तीसरा इसका क्या घटक है, तो जीविका संवर्धन। जीविका संवर्धन ये कैसे करती है, एनआरएलएम ग्रामीण गरीबों को टिकाऊ जीविका अपनाने के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण उपलब्ध कराता है। इसमें कृषि आधारित गतिविधियां जैसे फसल विविधीकरण। फसल विविधीकरण कहने का मतलब कि आप एक ही फसल पे ज्यादा फोकस करिए कि उसको हम ज्यादा उसकी उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं। डेयरी हो गया, मुर्गी पालन, गैर कृषि गतिविधियां जैसे छोटे व्यवसाय हो गए, हस्तशिल्प और वेतन भोगी रोजगार शामिल है। तो इन सबको क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और उनका स्किल इन्हांस किया जाता है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जैसे कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौशल प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये एक तरीके का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है जिसके तहत ग्रामीण लोगों को कुछ ना कुछ ट्रेड में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। इसका ध्यान गरीब परिवारों को जीविका आधारित जीवन से स्थायी आय सृजन की ओर ले जाने पर है। तो देखिए ये सब करने का उद्देश्य बेसिकली क्या है, गरीब परिवारों को जो उनका पहले से जीवन चलते आ रहा था उस जीवन से उनको बाहर निकालना है और उनका जो इनकम है वह स्थायी बनाना है। अब देखिए कन्वर्जेंस जिसको बोलते हैं समन्वय या फिर अभिसरण, ये क्या होता है बेसिकली, तो एनआरएलएम यह सुनिश्चित करता है कि इसकी गतिविधियां अन्य सरकारी योजनाओं जैसे कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सब आदि से जुड़े। इन सब के माध्यम से क्या होता है, जो इनका कोर ऑब्जेक्टिव है वह पूरा होता है। ये क्या करती है, ये चीज करने से, कन्वर्जेंस करने से क्या होती है, इससे दोहराव यानी कि डुप्लीकेशन कम होता है कि एक बार इस गांव में ये चीज लागू हो गया फिर पता चले कि उसी चीज को दोबारा लागू किया जा रहा है 2 महीने 3 महीने बाद, तो ये चीज कम हो जाता है और ग्रामीण परिवारों को अधिकतम इसमें लाभ भी मिलता है। यह मिशन पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों, विभागों और एसएचजी के बीच तालमेल को बढ़ाता है। तो देखिए ये क्या करता है, इंटरेक्शन बढ़ाता है। एनआरएलएम अपना अलग काम करती है, पंचायतों का काम है वो अलग काम करना। तो अगर हम इन स्कीम्स को जब एक साथ मिला के हम लोग कर रहे हैं
तो ये इंटरेक्शन इन सब संस्थाओं से बढ़ाएगी, जैसे पंचायती राज हो गया, बैंक से हो गया और अलग अलग डिपार्टमेंट से। अगर कृषि की तरफ से कुछ है, कृषि विभाग की तरफ से कुछ है, तो उस डिपार्टमेंट से इनका इंटरेक्शन बढ़ाएगा। अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से है, जैसे कि आपका सिडबी हो गया या फिर केवीआईसी यानी खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, इन सब से भी इंटरेक्शन बढ़ाएगा। तो देखिए, जो भी हमने अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ा उसको मैंने एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश की है। जैसे सोशल मोबिलाइजेशन और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके तहत, तो गरीबों को एक जगह ऑर्गेनाइज करना एसएसजी में और फेडरेशंस में, यानी कि संगठन में। दूसरा क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन, तो उनको लोन इजीली प्रोवाइड करवाना, सेविंग्स की आदत डलवाना और वित्तीय साक्षरता प्रदान करना। लाइवलीहुड प्रमोशन यानी कि आजीविका संवर्धन, जिसमें हम उसे कौशल सिखा रहे हैं, उद्योग को बढ़ा रहे हैं और उनकी जो इनकम है वह सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में क्या उद्देश्य है, कन्वर्जेंस, यानी कि दूसरे जो गवर्नमेंट योजनाएं चल रही हैं उसको एक साथ हम लोग जोड़ें ताकि उस योजना का मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ सके, मतलब अधिकतम प्रभाव पड़ सके। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा सेक्शन 2 का सी। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 2 का डी। ये सबसे लास्ट है, वैल्यूज ऑफ एनआरएलएम, यानी एनआरएलएम के कुछ मूल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जिसपे यह काम करती है। सबसे पहला क्या है, इंक्लूजन ऑफ द पुअरेस्ट, सबसे गरीब का समावेशन। तो एनआरएलएम में सबसे पहले प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाती है जो सबसे गरीब हैं, जैसे भूमिहीन हो गए, महिलाएं हो गए, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय और कमजोर वर्ग। ये इसका सबसे पहला उद्देश्य है, इसी चीज पे यह काम करती है। जाति, वर्ग या लिंग के कारण किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाता है। तो एनआरएलएम का मूल सिद्धांत है सर्वजन सामाजिक समावेशन। ये मतलब कि ये सभी को सामाजिक समावेशन की ओर लाने की कोशिश करते हैं, सबका विकास ये करवाने की कोशिश करते हैं। दूसरा इनका मूल सिद्धांत क्या है, तो पारदर्शिता और जवाबदेही। सभी प्रक्रियाएं जैसे कि धन का उपयोग, समूह बैठकें, ऋण संबंध पारदर्शी और सहभागिता पूर्ण रखी जाती है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई लोग अपना अलग काम कर रहे हैं और किसी तरीके का उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन्ड है। ये जो हमने अभी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, एसएसजी, वीओ और सीएलएफ, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये होते वही लोग हैं लेकिन ग्रुप्स का बस ये नाम यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये सभी लेवल पे पारदर्शिता मेंटेन होती है और ये खुद से पार्टिसिपेट करते हैं, कोई इनको फोर्स नहीं करता कि हाँ आप इसमें जुड़िए और आपको ये काम करना है। अगर वो नहीं करना चाहते, उनका इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो निकल सकते हैं। लेकिन सरकार ये कोशिश करती है, खास करके आपका बीआरएलपीएस ये कोशिश करती है कि उनको पूरी मदद की जाए ताकि कोई भी एसएसजी के मेंबर जो हैं एसएसजी से बाहर ना निकले और टूटे नहीं वो एसएसजी। प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है, जैसे कि एसएसजी, ग्राम संगठन, क्लस्टर फेडरेशन और उच्च स्तर पर हर लेवल पे जवाबदेही आपको सुनिश्चित करना होता है। और सबसे लास्ट में है सामाजिक अंकेक्षण, यानी कि सोशल ऑडिट किया जाता है और सहकर्मी निगरानी यानी पीयर मॉनिटरिंग किया जाता है। इस मूल को मजबूत बनाते हैं। तो सामाजिक ऑडिट होता है, मीटिंग्स वगैरह होते हैं, उसमें यह डिस्कस किया जाता है कि हाँ इतना पैसा आया था, कहाँ कहाँ आपने खर्च किया, ये आगे आके आप लोग डिस्क्राइब करिए, बोलिए। मतलब ऐसा कुछ ये नहीं, उनको इंक्वायरी नहीं किया जाता, वो शेयर करने के लिए बोला जाता है। एक तरीके का मीटिंग का एक एजेंडा होता है, एक तरीका होता है, वो होता है बेसिकली एक सोशल ऑडिट ही है। और सहकर्मी निगरानी, यानी कि हर लेवल के लोग जो हैं एक बराबर ही हैं, तो उनको पैसा मिल रहा है, उनको भी पैसा मिल रहा है, तो ये एक दूसरे पे निगरानी भी रखेंगे कि है एक्चुअली उन्हीं का पैसा। अगर ये कहीं लेके चले जाते हैं तो लॉस इनका भी होना, बाकी मेंबर्स का भी लॉस होना। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, आपस में ही एक दूसरे की निगरानी भी करते हैं और इससे क्या होता है, इसका जो वैल्यू है वह मजबूत होता है। तीसरा क्या है इसका वैल्यू, तो आत्मनिर्भरता और परस्पर सहयोग। मतलब कि ये इस लेवल पे हो जाते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं कि वह सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए भी यह डेवलप हो जाते हैं। जैसे एसएसजी का आधार है परस्पर सहयोग, एक दूसरे की मदद करना, जहाँ के सदस्य एक दूसरे की आवश्यकता के समय मदद करते हैं। यह मिशन आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, जैसे कि सेविंग्स हो गया, सामूहिक निर्णय यानी कि कलेक्टिव जो डिसीजन मेकिंग होता है वह लेने के लिए ये लोग स्वतंत्र रहते हैं, और आय सृजन यानी कि ऐसी गतिविधियां ये लोग करते हैं जिसमें इनकम जनरेट हो सके। और सबसे लास्ट में है गरीब परिवार साहूकारों और बाहरी मदद पर कम निर्भर हो जाते हैं। तो ये जब बैंक का रास्ता देख लेते हैं तो क्यों साहूकारों पर ये डिपेंड रहेंगे और किसी और पे भी। अब अगला क्या वैल्यू है, तो समानता और न्याय। तो एनआरएलएम समानता को बढ़ावा देता है ताकि महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले वर्ग बराबरी से भाग ले सके। इन सब पे ज्यादा फोकस किया जाता है, इन सब के जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है इसके तहत। यही है एनआरएलएम का आपका वैल्यूज। इसके तहत क्या होता है कि जब इनका लेवल हम लोग बढ़ा देंगे, इनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर देंगे, तो जाहिर सा बात है ये समाज में इक्वल हो जाएंगे, बराबरी के ये हिस्सेदार हो जाएंगे।
यह सभी को उचित अवसर प्रदान करती है, अधिकार और हक दिलाने की दिशा में यह काम करती है। लिंग समानता और सामाजिक न्याय एनआरएलएम के मूल्यों का मुख्य हिस्सा है, यानी कि जेंडर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस ये एनआरएलएम का कोर वैल्यू है। सहभागिता और लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया कहने का मतलब कि हर सदस्य को समूह बैठ के वित्तीय निर्णय और योजनाओं में अपनी राय रखने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें हेड ही रख सकते हैं, अध्यक्ष ही रख सकते हैं। सभी मेंबर्स, उनका हर मीटिंग में बैठना जरूरी है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। इन सब चीजों में वो लोग अपने मर्जी से ही बैठते हैं, क्योंकि उनको फाइनेंशियल डिसीजन भी लेना होता है कि हाँ भैया जो पैसे ऊपर से आ रहे हैं, रिवॉल्विंग फंड आ रहा है या फिर आपका कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड आ रहा है या फिर जो हम लोग सेविंग्स कर रहे हैं, वो सारा कुछ इन्हीं का पैसा रहता है। तो उस पर डिसीजन भी ये लोग खुद ले सकते हैं और उसमें इनका रोल भी रहता है और योजनाओं में भी अपनी राय रखने का इनको अधिकार प्रदान किया जाता है। लीडरशिप को भीतर से ही विकसित किया जाता है, खासकर महिला नेताओं को सशक्त किया जाता है। तो जैसे एक महिला नेता है इसमें जो अध्यक्ष हो गई, या फिर 3 जो पद होते हैं ये 1-2 साल के लिए होते हैं, फिर उसके बाद वो चेंज कर दिया जाता है। आपसी सहमति से ही वो वोट किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई इलेक्शन कमीशन आती है, आपस में ही वोट करके आपसी सहमति से ही दूसरे को मौका दिया जाता है। तो उससे क्या है, लीडरशिप क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली से सामूहिक स्वामित्व और जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है। लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली कहने का मतलब कि सभी कोई मिलकर इसमें काम करते हैं और सभी कोई का रोल इक्विवेलेंट ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही पूरा डिसीजन लेता। सस्टेनेबिलिटी कहने का मतलब कि सततता या स्थिरता। तो एनआरएलएम का एक प्रमुख मूल्य है सततता, चाहे संस्थाएं हो या फिर जीविका हो। संस्थाएं को भी ये चाहते हैं कि जो भी संस्थाएं बन रही है, तो सबसे पहले एसएसजी होता है, ये चाहते हैं कि एसएसजी जो भी बने वो हमेशा टिकी रहे, ऐसा कुछ भी ना हो। देखिए आपसी मतभेद होता है, उसमें टूटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग बोलेंगे कह रहे यार ये ग्रुप बना के हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे हमारा कोई फायदा हो नहीं रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन ये बीआरएलपीएस या फिर एनआरएलएम ये हमेशा कोशिश करते रहती है कि ये ग्रुप बरकरार रहे और इस पे बहुत ज़्यादा जो इसके एम्प्लॉय होते हैं बीआरएलपीएस पे, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि कोई भी एसएसजी टूटे नहीं। और जीविका को भी ये सतत बनाते हैं कि ऐसा नहीं कि आज हमने इनका जीवन सुधार दिया और कल के लिए फिर भैया अपना देखो, ये हमेशा लगे रहते हैं। एसएसजी और फेडरेशन इस तरह बनाए जाते हैं कि वह समय के साथ स्वयं टिके रहे। इसमें टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है और बहुत सारे वैल्यूज और प्रोग्राम्स वगैरह इसमें इंक्लूड किए जाते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है बेसिकली। जीविका गतिविधियों को पर्यावरण अनुकूल और दीर्घकालिक तरीके से अपनाने पर जोर दिया जाता है। जैसा मैंने बताया कि इसको जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उस अकॉर्डिंग उसको ढाला जाता है। ऐसा नहीं कि भैया एक ही तरीका को लेके चल रहे हैं, जो भी समाज में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो हम लोग वो चेंज नहीं करेंगे, तो उस केस में तो वो एसएसजी टूट ही जाएगा। और दीर्घकालिक तरीके से भी अपनाने पर जोर दिया जाता है ताकि ये लॉन्ग टर्म तक बना रहे। अब चलिए इसका समरी एक बार देख लेते हैं कि एनआरएलएम के क्या क्या मूल सिद्धांत होते हैं। तो सबसे पहला है गरीबों का समावेशन। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कि किस तरीके से गरीबों को ये लोग फोकस करते हैं और उनको एक ग्रुप के अंतर्गत लाते हैं। पारदर्शिता व जवाबदेही, सभी कोई इसमें इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में भी, और फंड के कहाँ यूज हो रहे हैं, किनको वो फंड मिलना चाहिए, एक प्रॉपर आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है हर लेवल पे। तो पारदर्शिता तो मेंटेन है ही, और जब पारदर्शिता मेंटेन है, सभी कोई उसमें इन्वॉल्व है, तो जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। आत्मनिर्भरता व सहयोग, मतलब इनका लेवल, इसके जो मेंबर्स होते हैं इनका लेवल इस तरीके का कर दिया जाता है कि ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी बाहरी वाले पे, चाहे वह काम के लिए या फिर आपका पैसे के लिए किसी बाहरी पे डिपेंडेंट नहीं होते थे। जैसे ये बैंक पे जा सकते हैं, आप बैंक पे डिपेंडेंट होना नहीं होता है। बैंक पे आप जा रहे हैं तो वो आप अपने कैपेबिलिटी के कारण जा रहे हैं, तभी आपको बैंक लोन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर बिना कैपेबिलिटी के आप जाते हैं, किसी तरीके का आपके पास नॉलेज नहीं है, तब आप बैंक आपको लोन नहीं देगी और उस केस में आप साहूकार पे ही जाइएगा। समानता व न्याय कहने का मतलब कि सोसाइटी में इक्वल राइट मिलता है और इक्वल स्टेटस मिलता है। सहभागिता व लोकतांत्रिकता, मतलब कि पार्टिसिपेटरी एंड डेमोक्रेसी। तो इसमें डेमोक्रेसी के माध्यम से ही सारा कार्य किया जाता है, कोई एक इंसान इसमें नहीं करता, बल्कि हर एक मेंबर जो इसमें एडेड रहते हैं सभी कोई का इक्वल राइट होता है इस चीज को करने के लिए, और सभी कोई पार्टिसिपेट भी करते हैं। और सबसे लास्ट में इसका क्या वैल्यू है, तो सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि चाहे वो आजीविका हो या फिर वो संगठन हो, यह कोशिश किया जाता है कि ये टिकाऊ बना रहे। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना से जो भी जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आप लोगों को किसी भी चीज पे डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो लाइव सेशन होता है डेली शाम 6 बजे, उसमें भी आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है, किसी तरीके का आप सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। मैं आप ही लोग के लिए ये कंटेंट बना रहा हूँ, तो उसमें अगर जो भी सुधार करना होगा उस चीज को मैं सुधार कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।